यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड रिजिड बॉडी। हाँ 4 ही करें स्टार्ट। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका आप ना तो शेप चेंज कर सकते हो ना उसकी पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी है क्योंकि इसको आप दबाइए, आप इसकी शेप नहीं चेंज कर सकते। अब अगर शेप चेंज नहीं हो सकते तो जो पार्टिकल्स हैं इसके माउस के वो भी अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, कितना भी आप इसको कंप्रेस कर लीजिए, उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। वो ना तो अपनी शेप चेंज कर सके ना उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो सके। इसका मतलब बोल सकती हूँ जिन पार्टिकल्स की वो बॉडी जिनकी डिस्टेंस क्या रहती है कांस्टेंट, जिस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है उसे बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। ठीक है, अब आपको इसके अंदर करना क्या है, जो अपन ने वहां पर टॉर्क पढ़ा था, तो आपको क्या करना है, टॉर्क और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। 5 टॉपिक है काइनेट। अब एक ये बॉडी है, इसको रोटेट करेंगे किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कितनी एनर्जी आएगी जब ये रोटेट करेगा? जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आना है। जब बॉडी रोटेट होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। और एक लास्ट केस करना है आपको, ये इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा क्योंकि ये घूमेगा। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना है। ये 4-5 टॉपिक करना है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कट गया बाकी सब है नहीं, जो पढ़ना है वो बता दिया मैंने क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक डालिए। पहला रिजिड बॉडी। ये यूनिट है, सेकंड यूनिट है। The distance between the particles does not change on applying external force. On applying external force is known as rigid body. Does not change on applying external force is known as rigid body. Next topic डालिए, equation of motion of a rotating rigid body. Equation of motion of rotating rigid body. कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके रेस्पेक्ट में आपकी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कोई बॉडी है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और एक रिजिड बॉडी है जिसकी आप डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे निकालना है जब ये मूव करती है, अच्छा जब ये बॉडी घूमेगी तो इसके सारे पार्टिकल्स घूमेंगे, तो इनकी जो ये ओमेगा से घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी सबकी एक सी होगी, सारे पार्टिकल्स की अलग अलग होगी, एक ही होगी। तो आपको प्रूव करके लाना है कि ओमेगा जो रहता है वो क्या रहता है इन सारे पार्टिकल्स का कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो मतलब ये आपकी रिजिड बॉडी है, सारे पार्टिकल्स एक ही वेलोसिटी से क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ये प्रूव करना है। अब देखो जरा, जब कोई बॉडी रोटेट करती है, रोटेट कब करती है, जब हम फोर्स लगाते हैं, अपन में फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी रोटेट करेगी। और रोटेशन मोशन में जो फॉर्म होता है वो टॉर्क होता है। टॉर्क होता है क्योंकि हम रोटेट करते हैं। कल आपने एक रिलेशन निकाला था टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में, तो बराबर कितना आया था, dj ओवर, ये बड़ा था ना रिलेशन। ये टो तो होता है टॉर्क और जे होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। एंड एक फॉर्मूला पढ़ा है p लीनियर मोमेंटम, इसका होता है p बराबर m की एंगुलर में चेंज करना है इसे, ये लीनियर में एंगुलर में, m की जगह मास की जगह एंगुलर में क्या होता है i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m की जगह काम करता है i और b की जगह काम करता है ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन
तो जे की जगह रिप्लेस कर सकती हूँ मैं डी ओवर डी टी ऑफ आई ओमेगा, तो बराबर हाँ। अब कांस्टेंट क्या है इसमें से, ओमेगा कांस्टेंट है, सेम वेलोसिटी से घूम रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी आई ओवर डी टी, ये होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर लिखिए डेफिनेशन का। The change in angular momentum. The change in angular momentum with respect to the change in angular momentum with the change in angular momentum with respect to time is known as torque. अब टॉर्क लिख लीजिए। तो लिखिए फॉर्मूला, तो इक्वल्स टू dg ओवर dt। नहीं लिख दिया, लिखिए we know that the angular momentum related with the angular velocity अब ये लिखिए फॉर्मूला J इक्वल्स टू आई ओमेगा। J इक्वल्स टू आई ओमेगा लिख दिया सर। रखिए अब इसकी जगह इसे लिखिए J की वैल्यू इसमें देखो। अब जरा दोबारा देखना है इसमें, यू डॉट वी लगाते हैं इसमें, मैंने एक बार ही बोला, दोनों बार कर लेंगे। पहले क्या कांस्टेंट रखा ओमेगा, चेंज किस में किया आई में, प्लस दूसरा एक और कर लो। अब क्या कांस्टेंट रखेंगे, चेंज किस में होगा डी ओमेगा ओवर dt। आपको प्रूव क्या करके लाना है कि सारे पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेंगे जब हम इन पर बाहर से फोर्स अप्लाई ना करें, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आप दबाव नहीं, तो बॉडी के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम वेलोसिटी से रोटेट करते हैं। अगर आपने दबा दिया, शेप चेंज हो गई, तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, लेकिन अगर शेप चेंज नहीं हो रही है तो सब एक से मूव करते हैं। आई क्या होता है इनका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर, ये तो होता पढ़ा होगा, एम तो मास होगा, इनकी आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी आप बॉडी का अगर आर देखो, ये बॉडी है, इसकी रेडियस हमेशा क्या रहेगी, भले ही घूमता रहे, रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रेडियस में चेंज नहीं आएगा तो आई में भी चेंज नहीं आएगा, तो आई क्या रहेगा इसका कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, बचा जाएगा तो इक्वल्स टू आई डी ओमेगा ओवर dt। अब मैंने बोला मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि बॉडी की मुझे शेप चेंज नहीं करनी तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो टॉर्क भी अप्लाई नहीं होगा, घूमेगी नहीं तो टॉर्क कितना रहेगा इस पे जीरो। आई डी ओमेगा ओवर dt, आई तो जीरो के पास रहेगा तो क्या हो गया ये जीरो, क्या बचा डी ओमेगा ओवर dt। अब मुझे यहाँ से डिफरेंशिएशन हटाना है तो दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, जीरो का इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओवर dt हट जाएगा, ओमेगा क्या मिल गया मुझे, आगे समझ में। चलिए लिखिए, कहाँ तक लिख लिया, ये लिख लिया ना, ये लिखो, ये लिख लो, लिख लिया। देखिए फॉर होल बॉडी I equals to constant, अब लिखो फिर तो पहली वाली स्टेप लिखना, टू इक्वल्स टू आई डी ओमेगा ओवर dt, फिर रुक जाना, लिखिए इन एब्सेंस ऑफ external force
the angular velocity of body remain constant. अब लिख दो पूरा। अब पूरा लिखो। नेक्स्ट टॉपिक हो गया। इनर्शियल कोएफिशिएंट्स एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक कर रहे हैं इनर्शियल कोएफिशिएंट्स। इनर्शियल कोएफिशिएंट्स नेक्स्ट टॉपिक 3 2 5 5 टॉपिक है। आज नहीं हो, कल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया होता क्या है, फिर आएंगे इनर्शिया। ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास मैंने माना क्या है, जब तक ये स्टेशनरी है ये बॉडी, इसके अंदर इनर्शिया नहीं आएगा। इनर्शिया जब पैदा होता है जब ऑब्जेक्ट मूविंग में होता है। अगर ये मूविंग मोशन हो जाए तो बोल सकते हैं हम इनर्शिया आ जाएगा इसमें। लेकिन इनर्शिया आता है हमेशा रोटेटिंग मोशन के अंदर। लीनियर मोशन में इसके मास में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर इसी बॉडी को आप पकड़ के घुमाने लग जाओ तो मैं बोलूंगी इस बॉडी के अंदर इनर्शिया है। अगर आपने घुमाया नहीं है, बॉडी को पकड़ रखा है केवल, तो उसके अंदर केवल मास ही रहेगा उसका। जैसे ही आपने इसको रोटेशन करना चालू करा उसके अंदर क्या पैदा होने लग जाएगा, इनर्शिया पैदा होने लग जाएगा। ये इनर्शिया वो न्यूटन के लॉ वाला इनर्शिया है। न्यूटन का लॉ वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़े ना, आई के वैल्यू निकाली होंगी सबके लिए। रॉड के लिए अलग होता है, कोन के लिए अलग रहता है, सिलेंडर के लिए अलग अलग होगा, सॉलिड स्टेट के लिए अलग रहता है, वो सब इनर्शिया सात आठ वैल्यू होगा। अब देखो ये बॉडी है, अब मैंने बॉडी स्टेशनरी है, मैं खड़ी हूँ, पैर में इनर्शिया नहीं आएगा। जैसे मैं किसी चीज के गोल गोल चक्कर लगाने लगता हूँ, मेरे अंदर इनर्शिया पैदा हो जाएगा। इनर्शिया तब पैदा होता है जब कोई बॉडी रोटेशन मोशन करता है। रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन होनी चाहिए। रोटेशनल मोशन वो होती है जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है और सर्कुलर मोशन भी होती है, उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब वो जैसे बॉल का लुढ़कना, बॉल लुढ़कती है, सीधी भी चलती है और सर्कुलर भी चलती है, तो वो मोशन कहलाती है रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसके अंदर इनर्शिया पैदा हो जाएगा। और रोटेशनल मोशन जब होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, आगे बढ़ती जाती है। अगर आगे बढ़ रही है तो उसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। p इक्वल्स टू mv चलता है, लेकिन मोमेंटम आज जो चलेगा वो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। आज जो चलने वाला इसका मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि बॉडी जो है हम रोटेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं। टॉपिक ही रोटेशन से स्टार्ट हुआ है तो रोटेशनल है। अगर मोमेंटम उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपने बी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, J इक्वल्स टू हाँ आई ओमेगा होता है, एम बी आर भी होता है, ये पढ़ा होगा है ना। इसको लिखते हैं एम बी क्रॉस आर, कि बी इक्वल्स टू ओमेगा आर बोल देता है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम मेरा रोटेशनल मोशन के लिए। अब आपको क्या करना है, J और I में रिलेशन निकालकर, वैसे एक रिलेशन पढ़ते चुके J बराबर I होगा, वहां से I के आपको कोएफिशिएंट निकालने हैं। 9 कोएफिशिएंट आएंगे, एक x डायरेक्ट 3 के x के, 3 के y के और 3 के z के। I x है मैट्रिक्स बनती है, I x x, I x y, I x z, I y x, I y y, I y z, ऐसे मैट्रिक्स बनानी है। उस मैट्रिक्स को ढूंढना रहेगा उसके इनर्शियल कोएफिशिएंट, वो 9 कोएफिशिएंट निकाल के लाने हैं आपको इस टॉपिक के अंदर। आगे से हमने टॉपिक में करना है क्या, ठीक है, चलो लिखो। According to the Newton's law of motion, if body is stationary or moving with constant velocity,
या तो बॉडी स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बात एक ही रहती है क्योंकि हमें कांस्टेंट ही दिखाई देती है। और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, then in this situation the external forces are applied to change the external force is applied to change the velocity of the object, velocity of the object this property is known as inertia. अच्छा एक बात बताओ, ये चौक है, इसको घुमा रही हूँ, इसमें जितना इनर्शिया पैदा हो रहा है, और एक कोई बहुत भारी चीज है, हाथी ले लिया, एक हाथी को घुमाने में और एक चींटी को घुमाने में सेम इनर्शिया लगेगा या अलग अलग इनर्शिया? अलग अलग लगेगा, क्योंकि हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इनर्शिया डिपेंड करता है फोर्स पर, मास पर डिपेंड करता है। अगर आपने जितना ज्यादा उसमें फोर्स, अगर हाथी होगा उसमें फोर्स ज्यादा चाहिए, चींटी होगी उसके लिए फोर्स कम चाहिए, तो इसका मतलब इनर्शिया जो ज्यादा पैदा होगा वो हमारा ज्यादा फोर्स लगाने पर पैदा होगा, मतलब हाथी को घुमाने में हमें इनर्शिया ज्यादा चाहिए होगा, उस पर हमें इनर्शिया कम मिलेगा। ठीक है, आगे लिखो, the mass of the body, the mass of the body नहीं, मास की जगह काट के लिखो इनर्शिया, the inertia of the body totally depend on the mass of the object, totally depend on the inertia of an object is produced in rotational motion, and the coefficients of inertia is known as inertial coefficients, coefficient. Inertia is known as inertial coefficient. लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, the angular momentum produced in rotational motion is given by the angular momentum produced in rotational motion is given by, लिख दो फॉर्मूला, in a rotational motion is given by, ये लिखो सामने फॉर्मूला लिखा है, अब लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, J equals to summation m r cross। अच्छा एक बात सुनो, बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? बहुत सारे, n पार्टिकल हैं। मैं पहले किसी एक पार्टिकल का निकालूंगी इनर्शियल कोएफिशिएंट, फिर सबका एक साथ निकाल देंगे। एक पार्टिकल के लिए मैं कोई मान रही हूँ आयत पार्टिकल, उसके लिए निकाल रही हूँ, आयत मान रही हूँ, तो यहाँ पर आई चलेगा mi, ri और vi, i को वहां से कहां तक चलेगा 1 से n, और j पर समीशन नहीं लगाया तो टोटल एंगुलर मोमेंटम है j। अब आपने ब्रैकेट में लिख देना फॉर आयत पार्टिकल। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा v इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस r, तो इसकी जगह रख सकती हूँ vi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r। अब एक बात और, ओमेगा जो होता है वो कोई सा भी पार्टिकल हो, सबके लिए तो कांस्टेंट रहता है, भले आयत पार्टिकल है पहला या दूसरा है, तो ओमेगा में आई नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा। इस वैल्यू को किस में पुट कर सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में,
Put in equation first. J equals to summation I equals to 1 to n mi Ri cross omega cross R लिखिए. देखो अभी तरह ये फॉर्मूला पढ़ा है A क्रॉस B क्रॉस C. मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने A क्रॉस B क्रॉस C 1 2 3 रूल पढ़ा होगा. इसे याद रखो. 213 312 सेकंड नंबर पे क्या है B A डॉट C माइनस थर्ड पे क्या है C A डॉट. ये पढ़ा है पढ़ा हुआ होगा A क्रॉस B क्रॉस C का. मैंने तो ऐसे याद रख रखा है 1 2 3 से 2 1 3 माइनस 3 1 फिर बंद कर देते हैं लाइन. ठीक है अब इसको ओपन करते हैं. खोलो जरा Ri क्रॉस ओमेगा क्रॉस Ri B क्या है ओमेगा A डॉट C R डॉट R Ri स्क्वायर लिखो माइनस C Ri A डॉट B Ri डॉट. ठीक है अब इसकी वैल्यू किसमें पुट कर दो इसके अंदर लिखो. इसके बाद वो लिखिए ऊपर फॉर्मूला. इसके बाद उसको लिखना है फॉर्मूला लिखो. अब वैल्यू रख देंगे सेकंड इक्वेशन की. लिखिए पुट इन इक्वेशन सेकंड. जे एम आई कितना आ जाएगा ओमेगा आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट ओमेगा. ठीक है अब ये वेक्टर में चल रहा है. ये भी वेक्टर में है ये भी वेक्टर में ये भी वेक्टर में ये भी वेक्टर में सब वेक्टर में चल रहा है. अब इसके में अगर वेक्टर में तो तीन में ओपन होता है एक्स वाई और जेड. आर को भी तो बोलते हो एक्स आई कैप वाई आई कैप जे कैप ऐसे बोलते हो. तो इसका मतलब मैं इनको वेक्टर फॉर्म में बोल रही हूँ. तो आर वेक्टर को तो बोलूंगी मैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप. और ओमेगा वेक्टर को बोलूंगी ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप और ओमेगा जेड के कैप. सबसे पहले क्या है आर आई डॉट ओमेगा. आर आई डॉट ओमेगा यहाँ से मेरे कोएफिशिएंट निकलेंगे. पहले x का निकालूंगी फिर y का निकालूंगी और z का निकालूंगी. लिखो इन वेक्टर फॉर्म इसको लिखने के बाद अच्छा ये नहीं लिखा होगा ना ये लिखो जे की स्टेप लिखो पहले. हाँ ये थर्ड इक्वेशन लिखो लिख दिया. अब लिखिए इन वेक्टर फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ ओमेगा the component of omega is omega x omega y omega z. Omega x omega y and omega z in along
along x, y and z axis. Along x, y and z axis. Therefore, अब ये जरूरी अब निकालना है। पहले मैं निकालूंगी x कंपोनेंट। अब देखते जाना है। पहले निकालते हैं अपन x कंपोनेंट। तो g का क्या हो जाएगा? dx समीशन m x कंपोनेंट ले रही हूँ तो यहाँ ri स्क्वायर किसको खुलता है? xi स्क्वायर yi स्क्वायर zi स्क्वायर। तो मुझे x वाला लेना है तो क्या आएगा कि केवल इसमें xi स्क्वायर। तो ये मेरा जो बचेगा वो बचेगा ओमेगा xi स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ओमेगा xi स्क्वायर माइनस। अब यहाँ है आर आई डॉट ओमेगा। तो मुझे केवल x वाला कंपोनेंट चेंज करो आर आई डॉट ओमेगा। कितना मिलेगा? x ओमेगा x। और यहाँ भी क्या रहेगा? x रहेगा। तो x ओमेगा x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा x x स्क्वायर। सही है। तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे ये x लिख देना, ओमेगा x वाला चल रहा है। तो यहाँ मिलेगा मुझे ओमेगा x क्या ये डाउन आई की जगह तो लिखी चल रहा है x स्क्वायर। और क्या मिला? तो जीरो ही हो रहा है। क्या ऊपर जीरो हो रहा था? नहीं ऐसे ये जीरो नहीं हो सकता। ये गड़बड़ करिए कुछ यहाँ पर। दोबारा निकालिए समीशन m ओमेगा xi स्क्वायर। ये तो सही है माइनस। इसको अभी रुक जाओ, इसको बोलती हूँ आर आई। अब यहाँ पर है आर आई डॉट ओमेगा। आर आई डॉट ओमेगा को ओपन करते हैं तो ये मिलेगा एक्स आई क्या वाई जे क्या जेड ठीक है। ओमेगा का एक्स आई के वाई जे के में खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए ओमेगा को। कंपोनेंट मिलेंगे नहीं तो कंपोनेंट मिलेंगे। जीरो तो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई वाई ओमेगा जेड जेड। हाँ ओमेगा तो खुलेगा। आर की जगह कौन सा कोएफिशिएंट चलेगा यहाँ पर? एक्स वाला। तो यहाँ पर जो चलेगा एक्स आई चलेगा। ठीक है ना? मेरा जो ये बचेगा वो मेरा समीशन ओमेगा एक्स आई स्क्वायर माइनस ये एक्स आई चलेगा और यहाँ चलेगा मेरा एक्स आई तो जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होना चाहिए पर आर आई डॉट ओमेगा का आ रहा है एक्स आई ओमेगा एक्स वाई आई ओमेगा वाई जेड आई ओमेगा जेड। ठीक है। और तुम्हारा आर आई डॉट ओमेगा ऐसा करोगे, इसको नहीं खोल रही, इसको आर आई डॉट खोलो, इसमें से बाहर निकालो, इसको खोलो, ये आर आई खोल रहा है। तो ये बचा मेरा समीशन m ओमेगा x आर आई स्क्वायर माइनस ओमेगा x एक्स आई स्क्वायर। कॉमन ले लो m ओमेगा x क्या बचा मेरा आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या चल रहा है ओमेगा y
यहाँ जब खोला आपने तो यहाँ पर तो ये तीनों चलेंगे, आर आई डॉट ओमेगा चल रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ आर आई डॉट ओमेगा में तो ये पूरा आएगा, तो इसके अंदर जो स्टेप चलेगी वो पूरी की चलेगी। यहाँ पर जो स्टेप चलेगी ओमेगा एक्स एक्स आई, ओमेगा वाई वाई आई, ओमेगा जेड जेड आई। पहला तो ये मिल गया जिसको मैंने ये लिख दिया। दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, ओमेगा वाई वाई आई, ओमेगा जेड जेड आई, ये तो मिलेगा। इसका इससे इंटू करके पहला स्टेप तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा हमारा, एक्स आई ओमेगा वाई वाई, बाहर क्या है एम, तो इसका इंटू किससे होगा, बाहर वाले का, प्लस समीशन एम। अब इसके साथ आएगा एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई, एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई। तीसरा माइनस समीशन एम, ये भी माइनस है, एम एक्स आई ओमेगा जेड जेड आई, एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। तो आर आई स्क्वायर को स्टार्ट को एक्स कंपोनेंट में लेना चाहिए था, आर आई को क्या लेना चाहिए था, इसको क्या लेना चाहिए था, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, ये लेना चाहिए था ना, ये तो बोलो। ये थोड़ी होगा, तो फिर क्या होगा, बोलेंगे उसको, किसको, ये तो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से खुलेगा, ये नहीं ना डॉट प्रोडक्ट से खुलेगा, ये ऊपर वाला आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के लिए निकालेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही तो बोल रही हूँ मैं भी, यही तो हो। किसका बोल रहे हो, आर स्क्वायर, तो ये उससे ही खुलना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से ना, तो इसके ब्रैकेट में तीनों आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए ये सब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में खुलेगा, तो यहाँ पर 3 मिलेंगे, यहाँ 3 मिलेंगे। तो मैंने क्या करा है, इसको खोलूंगी अभी आगे, इसको मैंने आ रही रखे रहने दिया अभी, कॉमन लेके ही आ गया है। अब इसको सॉल्व करोगे एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स वाला तो कट जाएगा, बचेंगे कौन कौन से, वाई और जेड वाले। तो जो मैं अभी इसको सॉल्व करूंगी ना, आगे पहले नोट करो फिर सॉल्व करूंगी, खोलूंगी अभी से यहाँ मान, तो इसमें नहीं बोला क्योंकि ये जीरो ही हो रहा है, इसके बाद मैं आगे खोलूंगी, अभी से सॉल्व करूंगी। कहाँ तक नोट करा है तुम लोगों ने, बस पूरा नोट करना, आई लगा लेना सब जगह, जहां जहां आई नहीं लग रहा है। सब जगह आई लगा लेना, जहां आई चल रहा था, एम आई और ओमेगा में आई देखना, ये नहीं था, इसमें लिखना एक्स आई वाई आई जेड आई, और कहाँ का यहाँ था, यहाँ आई यहाँ आई, टाइम तो नहीं होना कि जल्दी जल्दी करो, फटाफट कंप्लीट करवा जाती हूँ। हो गया ये तो कर दूँ ना, ये है बराबर समीशन एम आई माइनस, अब देखो लिख रही हूँ इसे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा पहला, वाई आर स्क्वायर जेड आर स्क्वायर, बाकी सब ऐसे प्लस समीशन एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस माइनस समीशन एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। अब निकालो कंपोनेंट ऑफ वाई,
सामने अंदर की तरफ भी रखा है। हाँ माइनस साइन अंदर की तरफ। इसके बाद में हमारा इसका क्या बोलती है एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल बाय आर स्क्वायर कैंसिल। चलो अब y कंपोनेंट निकालो, देखते जाओ तो चेंज क्या आएगा। पहला कंपोनेंट जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस में समीशन, जैसे इसके निकले ये दोनों ऐसे ही निकलेगा एम आई वाई आई का निकालना है पहले। जैसे इसमें देखो जरा, इसमें देख लो बाद में देखो, एम आई एक्स का निकाल रहे थे तो मेगा एक्स वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, वाई का निकाल रहे थे तो एक्स आई वाई आई और जेड का निकाल रहे थे तो एक्स आई जेड आई। अब इसमें किसका निकालना है, वाई का, तो ये वाई के में क्या आएगा माइनस समीशन इसकी तरह एम आई वाई आई एक्स आई। ये पहला किसका आएगा ओमेगा एक्स। जैसे इसमें एक्स का इतना आ रहा है तो इसमें वाई का इतना आएगा, अब वाई का कितना आएगा प्लस समीशन एम आई ओमेगा एक्स। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर वाई आई और जेड आई है ओमेगा वाई नहीं आएगा, ओमेगा वाई आएगा, या वाई आई जेड आई है एक्स के लिए, तो यहाँ पर वाई के लिए क्या आएगा एक्स आई और जेड आई प्लस क्लास माइनस समीशन एम आई वाई आई और जेड आई, यहाँ जाएगा ओमेगा ये हो गया वाई का कंपोनेंट ऑफ जेड। अब जेड का देखो कैसे निकालेंगे, जे जेड माइनस समीशन एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स माइनस समीशन जेड आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस तीसरा यहाँ लिख लेंगे इसके आगे समीशन एम आई ओमेगा जेड। अब यहाँ क्या बचेगा जेड के नीचे निकालना है तो वाई आई स्क्वायर और लिख दो। तो मेरा जी एक्स बन गया, वो बन गया आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड आई एक्स वाई आई वाई वाई ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई वाई जेड ओमेगा जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड। ये इनर्शियल कोएफिशिएंट निकला। अब देख लो जरा, पहला जी एक्स है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स की वैल्यू कितनी है ये देखो ओमेगा एक्स हटा देना तो इनर्शियल कोएफिशिएंट निकल गया आई एक्स एक्स। नौ निकालने थे आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, ये नौ इनर्शियल कोएफिशिएंट्स आ गए। आगे समझ में कल हम जाना है तो विस्तार ठीक है टाइम चलो यहाँ तक लिख लो फिर कल आके समझाती हूँ दोबारा।